हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। मेरा नाम है आकांक्षा छात्री और आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 9 आपके हिस्ट्री का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसे कवर करेंगे और इस चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी। हाँ, आज हमारा जो चैप्टर है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस वीडियोज हैं सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर आपको इसकी चैप्टर की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, वो मिल जाएगी और बाकी की वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिल ही जाएगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उस चैप्टर का 6th सेक्शन है, यानी ये लास्ट सेक्शन। हाँ, आज तो चैप्टर खत्म हो ही जाएगा। द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ये इसका लास्ट टॉपिक है। रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ मतलब कि क्रांति और रोजाना के प्रतिदिन का वहाँ पर जीवन यानी डेली लाइफ, उस सभी के बारे में हम इस आज के टॉपिक में कवर करेंगे। एक इस हल्का आइडिया दे देता हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमारा टॉपिक था वो था द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। हाँ, फ्रांस में और फ्रेंच कॉलोनीज में एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी यानी जो दास प्रथा थी, गुलामी थी, वो खत्म हो चुकी थी। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था जिसमें हमने देखा था कि जो वहाँ पर दास प्रथा थी, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे यानी कि छोटे छोटे लेबरर्स थे, वो काम अपने घरों को छोड़कर दूर दराज के क्षेत्र में जाने से, काम करने से मना कर रहे थे। जिस वजह से वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो कुछ लोग थे, यानी उन्होंने बागानों में श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया जो कि 3 कॉन्टिनेंट के बीच में था, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज के बीच में। और इसके बाद इन्होंने जो वहाँ पर वर्कर्स की कमी थी, एक तरह से दास की कमी थी, वो पूरी कर दी थी, जो कि बोर्डिक्स और नांटेस के बंदरगाह से एक मर्चेंट्स व्यापारियों के जरिए दूसरी जगह ले जाए जाते थे, जहाँ पर ये चीफ टेंस यानी सरदारों से खरीद कर, जो उनके लीडर्स होते थे व्यापारियों के, उनसे खरीद कर इन्हें जरूरत की जगह पर पहुँचा दिया जाता था। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो नेपोलियन है, एक नेपोलियन से पहले जो ये दास प्रथा थी इसको ख़त्म कर दिया जाता है। वहाँ पर जब नया वो हमारी सरकार बनती है, लेकिन नेपोलियन इसको रीइंट्रोड्यूस करा देता है। नेशनल असेंबली में जब पुराने समय डिबेट चली थी इस पर, तो ये हटा दिया गया था, लेकिन कन्वेंशन जो हमारी गवर्नमेंट थी, न्यूली इलेक्टेड असेंबली को हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अपनी 7th वीडियो में, क्या कहते थे, कन्वेंशन कहते थे, उसने तो इसको हटा दिया था। लेकिन जो नेपोलियन बोनापार्टी थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया था स्लेवरी को। और बाद में जाके फाइनली जो फ्रेंच कॉलोनीज थी 1848 इंपॉर्टेंट डेट है, 1848 को फाइनली जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वो स्लेवरी से यानी कि दास प्रथा से फ्री हो गई थी। इस डेट को आप याद रखेंगे। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक देखते हैं, रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। देखिए, यहाँ बुक में आपसे एक सवाल पूछा गया है कि पॉलिटिक्स जो राजनीति है, क्या वो जो जनता है उनके पहनावे को, उनकी भाषाओं के यानी कि बोलचाल के तरीकों को बदल सकती है, उनकी पुस्तकें पढ़ने का तरीका। आपसे बुक ने, आप इस पर थोड़ा बहुत सोचिए। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सा मैनी सच चेंजेस इन द लिव्स ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। 1789 के दौरान यानी 1789 के समय जो फ्रांस थे इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। मेंस और वीमेंस के जो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे थे यानी यूथ था, उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए। हमने अपने पूरा जो प्रीवियस चैप्टर है इसी के बारे में बात होती है, हमने पढ़ा भी है। अब होता क्या है देखिए, चले। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी यानी कि क्रांतिकारी सरकार थी, वो क्या करती है, वो ऐसे कानून बनाती है जिनमें जो स्वतंत्रता है और समानता को, जो ये आदर्श है, उनके ऐसे ऐसे नए कानून बनाती है। इन आदर्शों को जो आगे जनता फॉलो करती है, जैसे कि हमने पिछले अपने वीडियोस में देखा हुआ था। तो हमारा भी मेन टॉपिक चलो शुरू होते हैं, देखते हैं। वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। जिसमें कानूनों की बात हुई है, लोगों के वहाँ पर जीवन स्तर को सुधारने के लिए, समानता और लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के नियमों को, आदर्शों का पालन करने के लिए। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो एक लॉ बनाया गया था वो कौन सा था, वन इंपॉर्टेंट लॉ। अंडरलाइन करिए, एक नोटबुक भी आप जरूर ले लीजिए और साथ में पेंसिल, जहाँ पर भी कुछ भी पॉइंट आते हैं उसको मार्क जरूर करते रहें, जिससे आप बाद में से रिवाइज करो तो आपके लिए फायदेमंद हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ था वो कौन सा था, द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। हाँ, सेंसरशिप का वहाँ पर समापन। ये कब हुआ था, जब जो बास्टिल किले की जो जेल थी, जो वहाँ का पैलेस था, जब उसको ढा दिया गया, नहीं तो तोड़ दिया गया था। और ये कौन से समय की बात है, ये है समर 1789 के समय की बात।
इन द ओल्ड रेम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज जैसे कि बुक्स न्यूज़पेपर प्लेस कुड बी पब्लिश्ड परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग्स। हाँ, इस लॉ में क्या हमारे लॉ क्या इंक्लूड करता था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप में। प्राचीन राजतंत्र में ओल्ड रेम का क्या मतलब होता है, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं शुरुआत से ही बताते आ रहा हूँ। ओल्ड रेम का मतलब होता है प्राचीन राजतंत्र। हाँ, प्राचीन राजतंत्र में क्या होता था, जो भी सारे रिटर्न मटेरियल हो सकते थे यानी सरकारी कागज होते थे यानी कि जो महत्वपूर्ण कागज होते थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, बुक्स न्यूज़पेपर्स, उन सभी में ये प्रकाशित होती थी। कब? जब इनको जो राजा के जो सेंसर्स है यानी कि इनके बड़े बड़े अधिकारी है उनके द्वारा जब उन पे अप्रूवल मिल जाता था तो ये न्यूज़पेपर्स या फिर बुक्स में ये चीज़ें या जनता तक जो मैसेज है पहुँचाना तब अप्रूवल होता था। जैसे कि आप हमारे जो रियल लाइफ में भी देख सकते हो, हमारे इंडिया में जो सिनेमाज का जो हमारी हिंदी सिनेमा है उसका भी एक सेंसर बोर्ड होता है जहाँ से ये मूवीज़ में जो इन सभी को अप्रूवल मिलती है। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी ये कुछ है उस समय में। तो चलिए आगे देखते हैं अपना। Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right। अब क्या होता है, अब जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन यानी जो आगे जनता थी इनके अधिकारों के लिए, सिटीजन्स के लिए प्रोक्लेम करते हैं यानी कि वहाँ के जो सरकार द्वारा अधिकारियों द्वारा जो ये अधिकार थे उन्हें अपनाने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सभी की पहले तो अधिकार नहीं थे उन्हें अपने आप को अपने भाव प्रकट करने के लिए अपने खुले विचार वे रख सकते थे, लेकिन बाद में इन सभी अधिकारों की डिक्लेरेशन होने के बाद इन जो वहाँ की जनता थी उन सबको अधिकार मिल गए थे अपनी बातों को कहने के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट, जो कि वहाँ का नैसर्गिक एक तरह से नैसर्गिक अधिकार बन चुका था उन लोगों के लिए, अब वे बिना किसी रोक टोक के अपनी बात कह सकते थे। न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स flooded the towns of France from they had been traveled rapidly into the countryside। हाँ, अब अखबारों में, पैम्पलेट्स यानी बुकों में, वहाँ के न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में एक तरह से बाढ़ आ गई थी फ्रांस के एक तरह से जो टाउन्स थे वहाँ पर एक तरह से इन सभी की बाढ़ आ गई थी, जिस वजह से इन सभी को अपने देहाती क्षेत्रों से ट्रैवल करना पड़ा यानी कंट्री साइड में आना पड़ा। दे विल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्राइब्ड, एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा है, हाँ कहा थे हाँ, दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस दैट इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। इन सभी जो न्यूज़पेपर वहाँ पर छपते थे, किताबों में किसकी चर्चा होने लगी, हाँ इन सभी में चर्चा होने लगी। फ्रांस में जो भी उस समय पर इवेंट्स घटित हो रहे थे उन सभी की चर्चा होने लगी, यानी एक तरह से इतने जोर शोर से वहाँ पर लोग जनता तक बातें पहुँची कि एक तरह से सभी की बाढ़ आ गई थी, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक तरह से भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पर ये बात कही गई है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। अब जबकि वहाँ पर जो प्रेस थी यानी मीडिया थी उसे फ्रीडम मिल चुका था, यानी वो अपनी बात को सामने स्पष्ट रूप से रख सकती थी। तो वो जब रख सकती थी तो अगर कुछ भी वहाँ पर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ भी वो अपने अपोजिंग व्यूज़ दिखा सकती थी, यानी सच भी और झूठ भी वहाँ की जो मीडिया है वो बताने में मुझे एबल थी। Each side sought to convince the others of its position through the medium of print। हाँ, जो अपोजिशन थी वो भी अपनी एक दूसरे की बात को काट भी थे और तर्क वितर्क भी वहाँ पर बहुत होते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें आज़ादी मिल चुकी थी। ये भी सब एक ही बात चल रही है। प्लेस, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। अब क्या होता है, अब जो वहाँ पर प्लेस यानी खेल और गीत गानों के दौरान एक बहुत सारे जो संख्या में जो लोग थे वो अट्रैक्टेड होते हैं, यानी इससे प्रभावित होते हैं। इससे प्रभावित होने के बाद वो सभी एकजुट हो जाते हैं। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रेस्प द एन आइडेंटिटी विद आइडियाज। एक सेकेंड, हाँ, दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रेस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर्स रोट अबाउट एट लेंथ इन द टेक्स्ट विच ओनली हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो वहाँ पर मीडिया को अपनी बातचीत करने की आज़ादी थी, इसकी वजह से जो वहाँ की जनता थी उसे क्या फ़ायदा हुआ? उसे क्या फ़ायदा होता है? उसे ये फ़ायदा होता है कि वो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और जस्टिस यानी न्याय को अपने जीवन में उतार कर उन सभी से सीख सकते थे। लेकिन उससे पहले नहीं था ऐसा, क्योंकि जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे यानी कि राजनीतिक फिलोसफर थे यानी रोट अबाउट लेंथ इन द टेक्स्ट, वे अपने अपने भाषणों में लंबी लंबी बातें लिखा करते थे। विच ओनली हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड, जो कि वहाँ पर पढ़े लिखे समाज ही पढ़ सकता था। लेकिन अब जबकि मीडिया, न्यूज़पेपर, अखबारों में ये सब जोर जोर से वहाँ पर चर्चाएं होने लगी इन सभी, तो जो लोग बाग थे वहाँ पर जो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के भाव को, न्याय को वह अच्छी तरह से सुन सकते थे, समझ सकते थे। ये मेन बात थी वहाँ पर। ये एक तरह से जो वहाँ पर रिवोल्यूशन उड़ते हैं ना एवरीडे लाइफ, यानी वहाँ का जो समाज है आपस में एकजुट होकर रह रहा है, उन सबके
आपको इस पैरा में एक तरह से समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए अब हम हमारा ये कंक्लूजन देखते हैं, इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन क्या है। इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए इसे फटाफट से देख लेते हैं। इन 1894, डेट याद रखेंगे, देख भाई अच्छी डेट है, आप इसको दोस्तों याद रखेंगे। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टे क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। हाँ, जो नेपोलियन बोनापार्टे है वो अपने आप को फ्रांस का एम्परर यानी शासक घोषित कर देता है। कब? 1804 में। अगर इससे इंपॉर्टेंट आपके एक चैप्टर में भी, अब जब क्लास 10th में जाओगे तो आपके पहला ही चैप्टर है हिस्ट्री में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हाँ, यही चैप्टर है। ये चैप्टर आपका क्लास 9th का 10th क्लास में आपको जो हिस्ट्री का चैप्टर है आपस में लिंक्ड है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 10th में फिर आपकी परसेंटेज गिर सकती है। तो वहाँ पर भी नेपोलियन बोनापार्टे का जिक्र होता है, इसलिए 1804 आप डेट जरूर याद रखेंगे। 1804 यानी 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्टे है वो फ्रांस का एम्परर अपने आप को घोषित कर देता है। ये इस चैप्टर का पूरे का कंक्लूजन है, क्योंकि लास्ट कंक्लूडिंग पैरा है हमारे यहाँ पर। ही सेट आउट, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है। ही सेट आउट टू बी कन्क्वायर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। अब क्या करता है वो, अपने आसपास के जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज है उन पर भी अपना कब्जा करना शुरू कर देता है, यानी अभी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करना शुरू कर देता है। डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेज मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। किस वजह से? ताकि वो अपने जो बाउंड्रीज है अपनी सीमाएं को बढ़ाकर वहाँ पर अपने भी जो अपने परिवार के लोग हैं उन सभी को वहाँ की राजगद्दी दे दे, या अपने परिवार के लोगों के लिए संपत्ति को बढ़ाए। ये सब इसलिए करता है। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप। इसका क्या मतलब है? नेपोलियन अपने आप को एक आधुनिकरण वक्ता के रूप में मानता है, यानी वो अपने आप को एक तरह से मॉडर्न, खुद को इतना मॉडर्न मानता है यूरोप में, पूरे यूरोप में। आगे क्या होता है? ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। वो बहुत सारे लॉ भी बनाता है जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी कि खुद की संपत्ति से रिलेटेड भी होते हैं, यानी अपनी, क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी का विस्तार करना चाहते तो उसने लॉ भी ऐसे ही बनाए थे वहाँ पर। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, और उसने बहुत सारे यूनिफॉर्म सिस्टम भी बनाए थे, यानी वेट्स को लेकर यानी मेजर्स को लेकर। एक तरह से आप ऐसे समझिए डेसिमल सिस्टम में, यानी कि दशमलव के सिस्टम में आप ऐसे समझिए कि जैसे कि वहाँ पर कोई सामान ले जाता है तो वहाँ पर एक फिक्स्ड यूनिफॉर्म सिस्टम था कि इतना सामान इतने का है। एक तरह से उसने, गवर्नमेंट होती है ना जो नियम बनाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि उन्हें खान पीने का सामान भी फिक्स्ड दाम पर मिलता था, ऐसे ही है रोबर्टस्पियर मैक्सिमिलियन के समय में, ऐसे ही ये सब यहाँ पर भी इसने किया। 1 सेकेंड हम कहाँ पे थे? हाँ, इनिशियली मैनी सा नेपोलियन एज ए लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरुआत में जो वहाँ के लोग थे उन्हें ऐसा लगा ये हमारे एक स्वतंत्रताकारी के रूप में हो सकता है जो कि हमें फ्रीडम दिलाएगा, यानी हमारे लिए एक अच्छा शासक बनकर रहेगा। नेपोलियन बोनापार्टे यानी लोगों के बीच में उसकी एक हीरो वाली छवि बन गई। हाँ, जैसे ही हमारे मन में होती है, यानी उसे अपना एक सहायक के तौर पर इन्होंने इसको मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर। लेकिन जल्दी ही जो नेपोलियन की आर्मीज थी यानी कि सेना थी वो उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, यानी व्यूड एवरीवेयर, यानी वो हर जगह दिखने लगी एज एन इन्वेडिंग फोर्स, एज एन इन्वेडिंग फोर्स। हाँ, एक 1 सेकेंड, एक क्रांतिकारी विद्रोहीकारी सेना के रूप में वो दिखने लगी, यानी दुष्प्रभाव उसके से जो नेपोलियन बोनापार्टे थे वो लोगों के बीच में आने लगी। ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। इंपॉर्टेंट डेट है ये, देखिए आखिरकार वाटरलू एक जगह का नाम है, वाटरलू में जो ये आपका नेपोलियन बोनापार्टे है डिफीट यानी युद्ध हार जाता है 1854। यानी कि नेपोलियन बोनापार्टे का जो शासनकाल था वो कब तक चला? 1804 से 1815 तक। इंपॉर्टेंट डेटा आप इसको जरूर याद रखेंगे। नेपोलियन बोनापार्टे का शासनकाल का पीरियड चलता है 1804, तो मैं आपकी स्क्रीन पर अभी से लिख भी रहा हूँ 1815 तक। एक आप नोटबुक भी अलग से बना लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा वहाँ से एक लाइन रिलेटेड लिख लीजिए, जिससे आप जैसे रिवाइज करोगे ना बाद में आप भूलोगे नहीं। 1854 से नेपोलियन बोनापार्टे का जो पीरियड है वो चलता है, और नेपोलियन बोनापार्टे वाटरलू में हमारे हार जाते हैं। मैं इस पर इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाद में भी आपके काम आएगा। वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्टे हार जाता है 1804 से 1815 तक नेपोलियन बोनापार्टे का शासनकाल रहता है।
Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of Europe and had an impact on people long after Napoleon had left. अब इसके जो इसने कदम उठाए थे वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज एंड क्रांतिकारी इसके जो विचार थे लिबर्टी के, स्वतंत्रता के और मॉडर्न लॉज के, वो अलग अलग हिस्सों में यूरोप के अपना प्रभाव छोड़ने लगे एंड इम्पैक्ट ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट, जिसका प्रभाव नेपोलियन के हारने के बाद भी नेपोलियन की छवि के रूप में वहाँ के लोगों पर बना रहा। अब देखते चलिए लास्ट पैरा। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए यहाँ से आपके जो क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, आ भी सकता है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थे उसका मेन हमने पूरे चैप्टर में क्या कंक्लूड किया, यानी इसका मेन आइडिया क्या था, क्या थीम थी। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा इसकी मेन लीगेसी क्या थी, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता के आइडिया था, यानी ये स्वतंत्रता चाहते थे। डेमोक्रेटिक राइट्स यानी लोकतांत्रिक अपने राइट्स चाहते थे, यानी हर वर्ग के लोगों को अपना अधिकार हो, ना कि किसी भी जनसित से कोई भी अधिकार मिले। वर द मोस्ट इंपोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दो मोस्ट इंपोर्टेंट लेगेसी है आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन्हें तो आप रट लीजिए बिल्कुल, सच कह रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप ये दो तो पॉइंट रट ही लीजिए। फ्रेंच लेगेसी की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की दो कौन सी इंपॉर्टेंट लेगेसी थी, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा। और कुछ आप चाहे चैप्टर में याद रहे ना रहे, यही चीज़ मत भूलना। These spread from France to the rest of Europe during the 19th century, where feudal system। अब बाद में क्या आता है, यहाँ से ये जो दो आइडिया है, लेगेसी है, ये बाकी के यूरोप की कंट्रीज में भी 19th सेंचुरी के दौरान फैलने लगते हैं। वेयर फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिश्ड, जहाँ पर जो सामंती सिस्टम था, यानी कि राजा का बेटा ही एक तरह से राजा बनेगा, वो सब खत्म हो चुका था। colonialized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state। अब वे अपने जो वहाँ के देश हैं उनको राजनीतिक डेमोक्रेटिक बनाना चाहते थे, इसलिए जो वहाँ का जो फ्यूडल सिस्टम था वो वहाँ के लोग अपना ख़त्म करना चाहते थे, और यही विचार जो थे वो बाकी की यूरोप की कंट्रीज़ में फैलने लगे। टीपू सुल्तान एंड राम मोहन राय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल हु रेस्पॉन्डेड द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रिवोल्यूशनरी फ्रांस। ये दो लोग थे जिनके अपने अपने विचार थे, एग्जाम्पल जिन्होंने इंडिविजुअल तरीके से रेस्पॉन्ड किया रिवोल्यूशनरी फ्रांस में। तो ये आप दो एग्जांपल भी याद रखना किन किन के नाम है, रिवोल्यूशनरी एवं टीपू सुल्तान का और राम मोहन राय का, और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन की दो इंपॉर्टेंट लेगेसी है उसको तो आप जरूर याद रखिए। तो चलिए फाइनली हमारा आज का चैप्टर जो था वो खत्म हो चुका है आपकी क्लास 9th हिस्ट्री का। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हम इससे अगला नेक्स्ट चैप्टर कौन सा ले। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और बस इतना करिए कि आप इसको 5 मिनट खुद से रिवाइज कर लीजिए, जिससे आप इसे भूले नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।